हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 5। शाम की चाय के बाद अधिराज जी अंबिका और काशी घर चले गए। गौरी ने अपना हाथ हिलाकर उन्हें बाय कहा और अंदर चली आई। नंदिता भी गौरी के पीछे पीछे अंदर आई और कहा, कुछ दिनों बाद तुम्हारी सगाई होने वाली है और तुम्हें ठीक से चाय तक बनानी नहीं आती। ससुराल में मेरी नाक कटवाओगी तुम। किसने कहा मुझे चाय बनानी नहीं आती? मुझे बिल्कुल आती है। वो तो बस मेरा जरा सा ध्यान भटक गया और चाय उफन गई। गौरी ने सोफे पर पसरते हुए कहा, अगर शादी के बाद भी तुम्हारा ध्यान ऐसे ही भटका तो हो गया कल्याण। चलो मानवेंद्र जी से मेरी बात करवाओ। नंदिता ने कहा, हाँ कैसी माँ हैं आप? क्या आप मान से मेरी शिकायत करने वाले हो? गौरी ने हैरानी से कहा, पागल लड़की, मुझे कोई शिकायत नहीं करनी। कम से कम उसे बता तो दूं कि हम सब इंदौर पहुंच चुके हैं। चलो फोन लगाओ उसे। नंदिता ने कहा। मुन्ना को फोन लगाने की बात सुनकर गौरी को किस वाली बात याद आ गई और उसने बहाना बनाते हुए कहा, नाना जी ने मुरारी अंकल को बता दिया होगा कि इंदौर आ चुके हैं। मान को क्यों परेशान करना? अच्छा, तो उन्हें एक फोन करने में तुम्हें परेशानी हो रही है। और ये क्या है मुरारी अंकल? वो तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। जरा तमीज से बात किया करो। कब अकल आएगी तुम्हें? नंदिता ने गौरी की जांग पर मारते हुए कहा। तो गौरी उठकर बैठ गई और कहा, तो क्या मैं उन्हें ससुर जी कहकर बुलाऊं? नहीं, वो मानवेंद्र के पापा हैं तो तुम भी उन्हें पापा कहकर बुला सकती हो। नंदिता ने कहा। पापा शब्द सुनकर गौरी के चेहरे पर एकदम से उदासी आ गई। स्कूल में थी जब उसके पापा इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। तब से नंदिता ने ही गौरी और जय को पाला पोसा और घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। गौरी को उदास देखकर नंदिता ने कहा, इतना क्या सोच रही हो? अब से मान के मम्मी पापा भी तुम्हारे मम्मी पापा हैं। नहीं मॉम, मैं अपने पापा की जगह किसी को नहीं दे सकती, मुरारी अंकल को भी नहीं। गौरी ने उठते हुए कहा और वहां से चली गई। शायद मैंने उसे हर्ट कर दिया, नंदिता ने खुद से कहा और गौरी के पापा को याद कर उनकी भी आंखें नम हो गई। ऊपर अपने कमरे में आकर गौरी बिस्तर पर आ गिरी और तकिए में मुंह छुपा लिया। हमेशा खुश रहने वाली गौरी आज एकदम से इमोशनल हो गई। आज कई दिनों बाद उसे अपने पापा की कमी महसूस हो रही थी। अधिराज जी का घर। अंबिका जी, आज कई दिनों बाद मन बहुत खुश है। अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे किसी किताब के पन्ने पलटते हुए अधिराज जी ने कहा, अगर मैं गलत ना हूं तो ये खुशी शक्ति और काशी को लेकर है ना? अंबिका ने बिस्तर की चद्दर सही करते हुए कहा। हाँ, सही कहा आपने। जो हमने अपनी बड़ी बेटी सारिका और शिवम जी के साथ किया, हम नहीं चाहते थे शक्ति और काशी के साथ भी वैसा ही कुछ हो। दोनों बच्चे बालिग हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। ऐसे में हम सबको ऐतराज नहीं करना चाहिए। उन दोनों को साथ देखकर मन हल्का हो गया। लगा जैसे सालों पहले हमसे हुई भूल का प्रायश्चित हो गया हो। अधिराज जी ने बीते दिनों को याद कर भावुक होते हुए कहा। अंबिका ने सुना तो अधिराज जी की बगल वाली कुर्सी पर आ बैठी और कहा, आप एक पिता हैं और एक पिता हमेशा अपने बच्चों की बेहतरी ही चाहते हैं। सरू के साथ आपने थोड़ी नाइंसाफी जरूर की, लेकिन हमारी बेटी का दिल इतना बड़ा है कि उसने सब भुला दिया। अब आप भी इन बातों को भूल जाइए। आपने ठीक कहा अंबिका। काशी को उसकी पसंद का जीवन साथी मिल गया। हमारे सीधे साधे मुन्ना के जीवन में हंसती मुस्कुराती गौरी आ गई। अब बस वंश का एक्टर बनने का सपना पूरा हो जाए। अधिराज जी ने कहा। हाँ, फिर उसके लिए लड़की मैं अपनी पसंद से देखूंगी। उसकी नानी माँ हूं, इतना हक तो बनता है ना मेरा। अंबिका ने कहा। हाँ, अब भी ना। अंबिका जी, अभी वंश की उम्र ही कहाँ है शादी की। अभी तो उसे अपने सपनों को पूरा करना है और उसके बाद वो हमारी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। ऐसा आपको क्यों लगता है? काशी और मुन्ना की तरह वो भी खुद अपने लिए पसंद कर लेगा। अधिराज जी ने उठते हुए कहा और सोने चले गए। बनारस, शिवम का घर। रात के खाने के समय सब थे, लेकिन वंश नहीं। ये देखकर शिवम ने कहा, सरू, वंश कहाँ है? वो अपने कमरे में है। कल शाम उसे मुंबई वापस जाना है तो उसी की तैयारी कर रहा है। सारिका ने शिवम की प्लेट में चपाती रखते हुए कहा। वो तो ठीक है, लेकिन उसे कहो कम से कम आकर सबके साथ खाना तो खाएं। वंश, वंश।
शिवम ने सारिका से कहा और फिर वंश को आवाज लगाई, लेकिन वंश नीचे नहीं आया, ना ही उसने कोई जवाब दिया। दीना भैया, क्या आप वंश को नीचे बुला देंगे? सारिका ने वहीं खड़े दीना से कहा तो वो वंश को बुलाने ऊपर चले गए। कुछ देर बाद दीना भैया नीचे आए और कहा, वंश बाबा अपने कमरे में सो रहे थे तो मैंने उन्हें उठाया नहीं। दीना की बात सुनकर शिवम सारिका को देखने लगा। शिवम को अपनी ओर देखते पाकर सारिका ने आई की प्लेट में सब्जी रखते हुए कहा, क्या बात है आई, आज आपने थोड़ी सब्जी नहीं ली? आज खाना अच्छा नहीं बना है क्या? अरे ले रहे हैं बिटिया। और जे का है शिवा, हमारी बहू को आंखें काहे दिखाए रहे हो? का हो गया जो वंश नहीं आया, वो बाद में खा लेगा। आई ने कहा तो शिवम ने सारिका से अपनी नजरें हटाई और कहा, आई, हम बस ये कह रहे हैं कि वंश अब बड़ा हो चुका है, उसमें इतनी समझ तो होनी चाहिए कि उसे किस वक्त सोना है और किस वक्त खाना है। खैर सरू, थोड़ी दाल देंगी आप? खाना अच्छा बना है। शिवम की इस बात सुनकर सारिका हल्का सा मुस्कुरा उठी और शिवम को दाल परोसने लगी। सिटी हॉस्पिटल बनारस। डॉक्टरों के चेंबर में बैठा प्रताप और जगत डॉक्टर्स को देख रहे थे, जिनके हाथ में राजन की रिपोर्ट थी। डॉक्टर ने सभी रिपोर्ट्स देखी और कहा, राजन की हालत में अब काफी सुधार है, हालांकि दवाइयों और आराम की जरूरत उसे अब भी है। उसकी याददाश्त जा चुकी है और बेहतर होगा आप सब जबरदस्ती उसे याद दिलाने की कोशिश भी ना करें, वरना उसकी बची हुई याददाश्त भी जा सकती है और हो सकता है इससे उसकी दिक्कतें और बढ़ जाएं। डॉक्टर साहब, हमको बस ये बताओ कि राजन हमारे साथ घर जा सकता है या नहीं, बाकी हम देख लेंगे। प्रताप ने बेचैनी भरे स्वर में पूछा। हाँ बिल्कुल, आप लोग राजन को घर ले जा सकते हैं। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, समय समय पर उसे देते रहें और उसका ख्याल रखें। 1-2 हफ्ते में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने फाइल में दवाइयां लिखते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुनकर प्रताप जगत को देखकर मुस्कुरा दिया। आज प्रताप कितने दिनों बाद मुस्कुराया था। जगत ने प्रताप के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो राजन को घर लेकर चलते हैं। डॉक्टर ने फाइल जगत को थमा दी और दोनों भाई केबिन से बाहर जाने लगे। उन्हें जाते देखकर डॉक्टर ने राहत की सांस ली। प्रताप जाते जाते रुका और पलटकर वापस डॉक्टर के पास आया। ये देखकर डॉक्टर मन ही मन थोड़ा परेशान हो गया कि अब प्रताप उससे क्या कहने वाला है। प्रताप डॉक्टर के पास आया और हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमरे रजनवा की जान बचाई। हम आपका जी एहसान कबो ना भूलें। अरे अरे ठीक है, कोई बात नहीं, मरीज का इलाज करना हमारा काम है। डॉक्टर ने प्रताप से अपनी जान छुड़ाते हुए कहा। प्रताप जाने लगा, लेकिन जाते जाते फिर पलटा और इस बार वह क्या कहेगा सोचकर डॉक्टर फिर परेशान हो गया। वह घबराया हुआ सा प्रताप को देखे जा रहा था कि तभी प्रताप ने एक बार फिर अपने हाथ जोड़कर कहा, सुबह जो हम बर्ताव आपके साथ किए रहे, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। का बताए, एक ही बेटा है हमारा, उसके मोह में हम थोड़ा गलत बर्ताव कर दिया आपके साथ, वो सब भूलकर हमको माफ कर दीजिए। प्रताप की बात सुनकर डॉक्टर पहले से ज्यादा हैरान हो गया और कहा, ठीक है मैंने माफ किया, अब आप लोग जाइए। ना डॉक्टर साहब, कुछ बनारस में कुछ भी काम पड़े सीधा आकर हमसे कह देना, हम करवाए देंगे। और जे किसी ने हिम्मत किया आपके खिलाफ बोलने की, ससुरे को काट के रख देंगे। प्रताप नाम है हमारा। अगले ही पल प्रताप ने कहा तो डॉक्टर फिर घबरा गया। जगत ने सुना तो वह प्रताप के पास आया और उसे ले जाते हुए कहा, जे क्या कर रहे हो प्रताप, वा वो डॉक्टर है, उको काहे जे सब में डाल रहे हो। चलो राजन को घर लेकर चलो, वैसे भी सूरज ढलने वाला है, चलो। प्रताप अपने भाई जगत के साथ अपने आदमियों को लिए राजन को लेकर घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद ही गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। राजन को कुछ याद नहीं था, इसलिए उसे सब नया नया लग रहा था, लेकिन वह खामोश था। जगत की पत्नी और बाकी सब घर वाले राजन के इंतजार में घर के बाहर ही खड़े थे। प्रताप, राजन और जगत गाड़ी से नीचे उतरे। घर की चकाचौंध देखकर प्रताप की आंखें चुंधियाने लगी। जगत भी हैरान था कि ये सब किसने किया, लेकिन उन्होंने किसी को राजन के घर लौटने के बारे में तो बताया नहीं था। जगत की पत्नी हाथ में आरती की थाली लेकर राजन के सामने आई और उसकी आरती उतारकर कहा, गंगा मैया का लाख लाख शुक्र है जो तुमो सही सलामत घर लौट आए रजनवा। अब चलो अपना दाहिना पैर घर में रखो और अंदर आओ।
राजन अपने सामने खड़ी अपनी बड़ी माँ को भी नहीं पहचान पा रहा था। उसने असमझ की स्थिति में प्रताप को देखा तो प्रताप ने कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, इतने दिनों बाद तुम घर आए हो तो जे सब बस तुमसे मिलने आए हैं, आओ अंदर चलो। राजन जैसे ही प्रताप के साथ अंदर जाने लगा, एकदम से बैंड बाजे बजने लगे, जिससे सबका ध्यान गली के नुक्कड़ पर चला गया। भूषण अपने लड़कों के साथ, जो कि असल में पहले राजन के लिए काम करते थे, को साथ लेकर नाचते गाते राजन की तरफ आ रहा था। भूषण को वहां देखकर प्रताप की त्योरियां चढ़ गई और गुस्से से आंखें लाल हो गई। राजन के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह कहीं ना कहीं भूषण भी था। लड़कों के साथ नाचते गाते भूषण राजन के पास आया, उसको फूलों का बड़ा सा हार पहनाया और उसको गले लगाते हुए कहा, बनारस में फिर से बहुत बहुत स्वागत है राजन भैया। अरे हम बता नहीं सकते आपको सही सलामत देखकर हम कितना खुश हैं। राजन हैरान सा भूषण के गले लगा रहा। वह सबको पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं रहा। प्रताप ने देखा तो बाजे वालों से कहा, अरे बंद करो जी सब। प्रताप की आवाज इतनी कठोर और कड़क थी कि एक बारगी में ही बाजे बंद हो गए। प्रताप भूषण की ओर पलटा और उसे राजन से दूर करके कहा, ए भूषणवा, जे का तमाशा लगा रखे हो बे? तुमको कहे थे हमारे राजन से दूर रहना, साला तुमरे भेजे में कुछ गुस्सा नहीं है का? ए चचा देखो, ऐसा है हम कोई ऐरे गहरे नहीं है जो आप जैसा बोल रहे हैं। राजन भैया हमारे दोस्त है, आज इतने दिन बाद अस्पताल से घर आए हैं, इनके स्वागत में हमने जे सब किया तो क्या गलत किया? अरे हमरे खुशी दिखाने का अंदाज यही है, क्या समझे? भूषण ने चौड़ाते हुए कहा। राजन ने सुना तो वह एकटक भूषण को देखने लगा। राजन को अपनी ओर देखते पाकर भूषण ने आस भरे शब्दों में कहा, क्या राजन भैया ऐसे काहे देख रहे हैं हमको? अरे हम हैं भूषण, आपके खास, भूल गए का हमको? राजन ने भूषण को देखा और फिर प्रताप की तरफ पलटकर कहा, जे कौन है पापा? और जे हम खुद को हमरा खास काहे बता रहा है? राजन के मुंह से ऐसी बात सुनकर भूषण का मुंह खुला का खुला रह गया। भूषण के साथ आए लड़कों को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि राजन ये सब बोल रहा है। भूषण राजन के पास आया और कहा, ए भैया जे का कह रहे हो? अरे हम भूषण हैं, आपके दोस्त, आपके साथी। भूल गए हमरे साथ पूरा बनारस घूमे, पूरे शहर में दंगई किए हो? ओ समझ गया, हम आपसे मिलने अस्पताल नहीं आए, इसलिए हमसे नाराज होकर जैसा बोल रहे हो, है ना? अरे उसके लिए हमको माफ कर दो। क्या करते, प्रताप चचा ने आने से मना किया, लेकिन सच कह रहे हैं, हम हर रोज गंगा मैया से तुम्हारे ठीक होने की दुआ करते रहे हैं। अब गुस्सा थूक दो और कहो कि आप हमको जानते हो। राजन बस खामोशी से सब सुन रहा था। उसके सामने खड़ा भूषण इस वक्त उसके लिए बस एक अजनबी इंसान था, जिसे वह बिल्कुल भूल चुका था। भूषण की बातों और वहां भीड़ देखकर राजन का सर चकराने लगा। उसने अपना सर पकड़ लिया। प्रताप ने देखा तो उसने भूषण को धक्का देकर पीछे किया और कहा, बस बहुत हुआ भूषणवा, अपना तामझाम उठाओ और चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। प्रताप चलो अंदर चलो और राजन को जिस सब लौंडों से दूर रखो, जगत ने कहा और राजन प्रताप को लेकर अंदर चला गया। भूषण फटी आंखों से उन सबको देखता रहा और अगले ही पल घर का दरवाजा बड़ी जोरों से उसके मुंह पर बंद कर दिया गया। भूषण भैया चलो यहां से, या अभी भी और बेइज्जत होना है तुमको? साथ आए लड़कों में से एक ने भूषण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। भूषण ने लड़के का हाथ झटका और वहां से चला गया। उसके कानों में बस राजन के कहे शब्द गूंज रहे थे, जी कौन है पापा? और ये खुद को हमरा खास काहे बता रहा है? चलते चलते आंसू की एक बूंद भूषण की आंख से निकलकर गाल पर लुढ़क आई। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 5। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, ये बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रहा है ये मेरे घर का ही है और मेरे घर पे कुछ काम शुरू है, तो उसे इग्नोर करके आप अपना ध्यान कहानी पे लगाएंगे तो आपको कहानी अच्छी लगेगी, समझ आएगी। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।